का स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में, जहां पर हम CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से यहां पर जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पाम तेल की। यहां पर इंपोर्ट्स के नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए नजर आए हैं। आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस और इंपोर्ट्स रह सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर चाय की, जहां पर कुछ प्रोडक्शन को लेकर यहां पर अब कंसर्न्स बनती हुई नजर आई हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह, SD-Kutch इंटरनेशनल के CEO संदीप भान, NT एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले लेकिन हम सोने चांदी से कर लेते हैं। कुणाल, जिस तरह से एक इनिशियल नीजर्क रिएक्शन चाइना टैक्स रिबेट के जाने के बाद देखने को मिला और उसके बाद सीधा बाजार ने फिर से इसे खरीदा। क्लियरली बाजार में बायर्स यहाँ पर हैं एंड $4,000 अनाउंस के आसपास या उसके ऊपर यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस ईयर एंड तक की चेल? ये जो चाइना का जो टैक्स इनपुट का जो न्यूज था, उसका कोई इम्पैक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है मार्केट पे नेगेटिव। और मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर है गोल्ड के लिए, दैट इज यूएस का जो शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन है। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन अ इंडिकेशन दैट इट इज गोइंग टू ओपन टिल नाउ। और इसके कारण यूएस का जॉब मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है, डेटा आ सकता है। तो ये सब एक्सपेक्टेशन में गोल्ड में बाइंग आ रही है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है 1,23,000 तक MCX पे। और पर कोई ऐसा नहीं लग रहा है। $4,400 का टारगेट जो हमने ये साल पे आते हुआ देखा, वो इनफैक्ट ये साल तक कैप रहेगा। मैक्सिमम अपसाइड $4,200 की लग रही है गोल्ड में। कुणाल, आपको लगता है ये साल का अंत हम यहाँ पर 4,400-200 के आसपास देखेंगे, या फिर आपको लगता है 4,000 के नीचे के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, पॉसिबल हैं? आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर 4,000 के नीचे जाना ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। ऊपर में 4,200 तक, 4,200 से 3,900 या इवन 3,850, ये इस तरह हमको देखने मिल सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं, 1,500-2,000 रुपए की अपसाइड आ सकती है। बट लंबी तेजी नियर टर्म में करना थोड़ा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एग्रेसिव तेजी यहाँ से करना रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। ऑलराइट, तो ये बात यहाँ पर सोने की हुई। कुणाल के पास हम फिर से जाएंगे बाकी मेटल्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक चेक यहाँ पर खाने का तेलों का ले लेते हैं, जहाँ पर एक अच्छी खासी इंपोर्ट एंड डिमांड हमने बनते हुए देखी है। संदीप भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले तो जिस तरह के इंडिया के इंपोर्ट के नंबर्स हमने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर भी आते हुए देखे हैं, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं अब आने वाले समय में? और क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, चाहे वो US चाइना को लेकर है, जिस तरह से बायोफ्यूल मैंडेट्स हमने आते हुए देखे हैं, नए साल के साथ नए मैंडेट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश भी होते हुए नजर आएंगे। किस तरह से आप 2025 खत्म होता हुआ देख रहे हैं और किस तरह से शुरुआत हो सकती है अगले साल की? थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये साल एंड थोड़ी बुलिश नोट पे होगा, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट लास्ट कपल ऑफ वीक्स में मार्केट हैज डिसाइसिवली गॉन डाउन। उसका मेन कारण था कि MPOB की जो मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की जो मंथली रिपोर्ट आती है, जो उन्होंने 10 सितंबर को रिलीज करी थी, वो बहुत बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट आई थी, इन द सेंस कि उसमें जो उन्होंने स्टॉक्स दिखाए थे, मंथ एंड स्टॉक्स दैट केम टू क्लोज टू 2.36 मिलियन टन, जो कि मार्केट के लिए एक बेयरिश सिग्नल थी। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग वे लोअर स्टॉक्स, पर स्टॉक्स 2.36 आने से पहली इंडिकेशन आ गई कि बाजार की ये थोड़ी सी बेयरिश ट्रेंड नजर आ रही है। सेकंड था फिर प्रोडक्शन, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड था नीचे, बट अक्टूबर के मलेशियन प्रोडक्शन इज कमिंग हायर। एंटिसिपेशन है कि 6 to 7% अपसाइड में आएगा, जो कि पहले लगता था कि सितंबर पीक होगा, बट अब इट मूव टू अक्टूबर पीक। तो वो भी अपने आप में एक बेयरिश सिग्नल थी। उसके बाद चाइना कि जो लोकल फ्यूचर्स मार्केट है दिल्ली, उसमें इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आ गया और उन्होंने कंटिन्यूअसली वहां पे सेल डाउन किया, जिसके चलते चलते BMD पे भी उसका इम्पैक्ट अच्छा आ गया। वी आर सीन लास्ट 2 वीक्स में अच्छी ड्रॉप आ गई है BMD में। वी आर आज 4200 भी डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो जो बुलिश ट्रेंड सारी थी, वो अभी थोड़ी सी बेयरिश ट्रेंड में मार्केट गया है। संदीप, इंडियन डिमांड एक सपोर्टिव फैक्टर है? इंडियन डिमांड डेफिनेटली एक सपोर्टिव फैक्टर था, पर जिस तरह से पिछले 2 हफ्ते से मार्केट कंटिन्यूसली एवरीडे नीचे गिरता जा रहा है, उससे थोड़ा सा इंडिया की डिमांड पे भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। क्योंकि आप हर एक बायर देखना चाहता है कि क्या ये डिप और आ जाएगी, कि इट इज नाउ गेटिंग अ सपोर्ट। एज लॉन्ग एज कहीं किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट आ जाता है, तो वी विल सी इंडिया डिमांड कमिंग बैक इनटू द मार्केट।
4200 के आसपास फिर लेवल्स फिलहाल संदीप, यहाँ से किस तरह का प्राइस मूव इस साल के खत्म होते होते तक देख पाएंगे हम? देखिए वो एक बहुत बड़ा टफ हो रहा है। जैसे मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग 46 4800 जा सकता है, वो अब थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है इन द सेंस, क्योंकि जिस तरह से ये सेल डाउन हुआ है इसको वापस रिकवर करने में, और सोयाबीन ऑयल भी कंटिन्यूअसली नीचे आता जा रहा है, तो उससे अपसाइड पे थोड़ा सा प्रेशर बनता जा रहा है। तो क्या रेंजेस देखेंगे आप? अभी तो ये देख रहे हैं कि बॉटम कहाँ पे आ जाता है, 4100 पे आ जाएगा कि 4050 पे आ जाएगा, दैट इज व्हाट एवरी मार्केट इज लुकिंग टू। आइडियली 42-4500 रेंज में ये निकल जाना चाहिए। 4000 टू 4200 आप कह रहे हैं ये एक रेंज बनेगी इस साल के खत्म होते होते तक? 4200 टू 4500 तक की रेंज में ये साल निकल जाना चाहिए। 42 to उसका 4500 मेन रीजन ऑल्सो, उसका मेन रीजन ये भी है कि अब आने वाले 2 महीने में और नवंबर और दिसंबर में सीजनली और ड्रॉप प्रोडक्शन में डेफिनेटली आएगा। फिर अगले साल शुरुआत में चाइनीज न्यू ईयर है, ईद का फेस्टिवल है, तो उसकी जो डिमांड है वो दिसंबर शिपमेंट में होनी चाहिए, उससे हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। संदीप, इंडिया का मिक्स कैसा बनता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि सोयाबीन ऑफ कोर्स एक चीज है यहाँ पर, और जिस तरह से हमने प्राइस मूवमेंट आते हुए देखी है, कई सालों के बाद एक पैटर्न ब्रेक करता हुआ नजर आया है, तो ओवरऑल अगर यहाँ पर S&D देखें इंडियन मार्केट्स के लिहाज से तो वो कैसी दिखती है? इंडिया ने तो स्विच तो बहुत किया था वापस टू सोयाबीन ऑयल, क्योंकि पाम ऑयल भी वापस प्रीमियम पे आ गया था, वाज रनिंग $10 प्रीमियम, फिर $10 डिस्काउंट पे आ गया था, तो उससे सोयाबीन ऑयल की डिमांड वापस आ गई इंडिया में। कुछ महीने पिछले 1-2 महीने में उन्होंने गुड अच्छी बाइंग करी सोयाबीन ऑयल की, बट पाम ऑयल वापस $34 के आसपास डिस्काउंट में आ गया है, तो उससे थोड़ा सा बैलेंस वापस आ जाने पर, आई वोंट से कि बिग बैलेंस ये आ जाएगा। इंडिया जो पहले अगस्त में उन्होंने करीब मिलियन टन लिया था, अब वी आर एक्सपेक्टिंग इन बैक ड्रॉपिंग डाउन to 600 to 700,000 tons in our next 2-3 months. संदीप, आप कहेंगे जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी इंडियन मार्केट्स की हुआ करती थी वो थोड़ी सी अब यहाँ पर लूज आउट होती हुई नजर आई है? तो वो इंडिया की प्रिडिक्टेबिलिटी अब क्लियर है, विच एवर ऑयल इज चीपेस्ट दे विल गो फॉर दैट। राइट, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संदीप, एक फाइनल सवाल दिन, बाकी एडिबल ऑयल्स की अगर बात की जाए 2025 एज अ कैलेंडर ईयर तो हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। पाम इतना प्रीमियम डिस्काउंट और वो इतनी वॉल्टिलिटी के बाद अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर इन द माइनस है। आपने 42 टू 4500 बोला हमें अगले 2 महीने के लिहाज से, लेकिन गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो जिसमें हम यहाँ पर हैं, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो करेंसी मार्केट्स हैं, टैरिफ कंसर्न्स हैं, बायो मैंडेट फ्यूल्स हैं, किस तरह से 2026 पैन आउट होता हुआ देखेंगे, और क्या 3 चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे अगले साल के लिए? देखिए, अगले साल के लिए सबसे मेजर फैक्टर स्टिल रिमेन्स बायोफ्यूल। वी हैव टू सी इंडोनेशिया क्या करेगा B50 में, क्या वो इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट हाफ में करेंगे, सेकेंड हाफ में करेंगे, दैट विल बी अ मेजर डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्राइस ट्रेंड। उसके बाद ऑब्वियसली सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो कंपटीशन इज ओनली बिटवीन पाम ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल इज वे हायर, $150-200 के आसपास प्रीमियम बनाए रखा है सोयाबीन ऑयल के सामने, इसलिए इट्स मेनली बिटवीन पाम ऑयल and soybean oil. ये 2 factors will be critical. Of course, then tariffs, geopolitical situations, currencies, they will add on. These 3 will be the critical factors. पॉइंट टेकन। संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और बहुत डिटेल में विस्तार से समझाने के लिए भी कि क्या कुछ देखने की ज़रूरत है खाने के तेलों में। जैसे कहा गया कि इंडियन डिमांड यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है, लेकिन जो इनिशियल हम मिलियन टन में यहाँ पर आता हुआ माल देखते थे वो अब यहाँ पर 600-700 हज़ार टन जैसा ही रह जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगले साल के लिए जहाँ तक बात है तो वो इंडोनेशिया, सन एंड सॉय और साथ ही साथ मैक्रो फंडामेंटल्स यहाँ पर उस पर नजर रहेगी। वेल, ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं। एंड कुणाल, जिस तरह से चाइना नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन ने प्रपोज किया है कि एल्यूमिनियम के साथ साथ यहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक की आउटपुट कैपेसिटी पे भी एक थोड़ा सा हमें कर्ब लगाना चाहिए, उन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? ये मैं आपके शो में तकरीबन 3 महीने से कह रहा हूँ, ये होने ही वाला है। सो इनवॉल्यूशन पॉलिसी, दे प्रिसाइजली यूज दैट वर्ड। एंड मेटल्स में बहुत तेजी लग रही है मुझे। मेरे हिसाब से जो गोल्ड सिल्वर में हमने रैली देखी, सो किसी ने वो मिस की है, तो वो मेटल्स में मिस मत करना। ये कॉपर, एल्यूमिनियम, सबसे बुलिश कॉपर लग रहा है मुझे, बहुत बड़ी तेजी लग रही है। सो ये आप इंट्राडे की नजरिए से इसे मत देखिए, पोजिशनली पोजीशन बना के रखिए। मेटल्स में ओवरऑल बहुत जो आपने कहा, जो चाइना से वो रिकमेंड किया है वो होने ही वाला है, और मेटल्स बहुत तेजी लग रहा है। कुणाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पुश करेंगी मेटल्स खरीदने के लिए, तो वो क्या है? वन ऑफ कोर्स इज चाइना फैक्टर। सो चाइना फैक्टर्स में जैसे मैंने कहा, इन्वॉल्यूशन पॉलिसी, आउटपुट कम होगा वहां पे। तीसरा, जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है वो टाइट है,
पिछले 5 साल में नई कैपेसिटी ऐड नहीं हुई है मेटल्स में भी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ग्लोबली रेट कट्स हो रहे हैं, इससे आगे जाके सबको लग रहा है ग्रोथ खराब, पर ग्रोथ ही आ गया तो डिमांड इंप्रूव हो गई तो क्या होगा। सो मुझे तो ये पांचों रीजन से मेटल्स में बहुत बड़ी तेजी नजर आ रही है। कुणाल, एक फाइनल सवाल यहाँ पर कच्चे तेल में, जहाँ पर कुछ खरीदारी यहाँ पर भी लौटती हुई नजर आई है एंड क्लियरली वो ओवरऑल बिकॉज ऑफ ओपेक प्लस की स्टेटमेंट की वजह से है, जहाँ पर दिसंबर के लिए कम प्रोडक्शन और ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में कोई प्रोडक्शन ना करने की जो स्टेटमेंट है, क्या वो फैक्टर्ड इन है? क्योंकि उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी तेजी हमने आते हुए नहीं देखी यहाँ पर। देखिए, बहुत बड़ी तेजी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ऑयल मार्केट ओवर सप्लाइड है और ग्लट है फिलहाल ऑयल मार्केट में। बट ऑयल $61, ये $60 के नीचे इज एनी टाइम अ बाइंग रेट। मुझे ऑयल में यहाँ से मंदी नहीं लग रही है। पुल बैक के लिए 200 से $250 की अपसाइड या $3 से $4 की अपसाइड बहुत ड्यू लग रही है। $65 WTI, $68-69 ब्रेंट आएगा। 5,440 के आसपास आप ऑयल बाय कीजिए और 5,000 ऊपर में 5,650 के टारगेट रखिए। गोल्ड सिल्वर में तेजी का दौर है, उसको छोड़ के भी अभी मेटल्स और क्रूड ऑयल में काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है अभी। पॉइंट टेकन। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सोने चांदी में तो इन्वेस्टेड रहना ही है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाए तो जैसे कुणाल आपसे कह रहे हैं और लगातार कहते रह रहे हैं कि मेटल्स में अब यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो तेज़ी है वो शायद यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया। उनसे जानेंगे चाय का हाल, चाय पे चर्चा पे। स्वागत है आपका और बात हम अब यहाँ पर चाय पे करेंगे। हमारे साथ टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया आपके समय के लिए। और सबसे पहले तो जिस तरह से प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन सितंबर के महीने में दर्ज होता हुआ नजर आया है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है? और ओवरऑल अगर ईयर सीजन की बात की जाए तो किस तरह है इंडिया की प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ? नमस्कार मनीषा जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। सेम हियर। जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, टिल सितंबर हम लोग करीब 50 मिलियन अहेड है लास्ट ईयर से, जबकि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हम लोग 10 मिलियन बिहाइंड है। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग दैट मंथ। बट अगर आप देखा जाए लास्ट ईयर कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर एक बहुत ही डिफरेंट ईयर था, जहाँ की 100 मिलियन चाय की प्रोडक्शन में डाउनफॉल आई थी। लेकिन ये साल हम लोग को लगता है 2023 से कंपेरेबल है, जहाँ की अराउंड 1380 मिलियन चाय बनी थी। वी आर गोइंग टू लैंड समवेयर नियर दैट, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अराउंड 1360 to 1380 million kgs production will be there this year. So as far as market is concerned, market is very consolidated on the higher range of tea. माने वहाँ तेजी देखी जा सकती है, जबकि हमारे पास ऑलवेज सरप्लस है चाय प्रोडक्शन में। इसलिए when compared to domestic consumption and the exports, the production is high. So तेजी का रुझान ओवरऑल चाय में मेरे को नहीं लगता कि स्वाभाविक है, बट इन हायर क्वालिटी ऑफ टी डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट, एंड इन ऑर्थोडॉक्स टी वी एक्सपेक्ट अ गुड मार्केट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर, संदीप जी, किस तरह की डोमेस्टिक डिमांड हमने आते हुए देखी है और क्या वहां पर कैपिटा या ईयर ऑन ईयर आपने कोई गेन आता हुआ देखा है? Unfortunately, there's been a stagnancy in that per capita consumption. Last few years हम लोगों ने नहीं देखा है कि कोई खास बढ़त हुई है चाय में. This is purely because of availability of non-quality tea in the market, and consumption is just stagnated at that point of time. Whereas production is also not increasing, but definitely and export and import are also taking care of each other, in the sense कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी है, लेकिन साथ ही साथ उससे ज्यादा बढ़ोतरी है इंपोर्ट्स में। सो अगर पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ टी कंटिन्यूज टू बी इन एक्सेस, सो दैट रिमेन्स अ चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। आप यदि देखें तो लास्ट 10 सालों में चाय के प्राइसेस में जस्ट 50% की बढ़त हुई है, जबकि एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय मोर देन 100%. सो वायबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री रिमेन्स अंडर द क्वेश्चन। संदीप जी, वो मेरा अगला सवाल था, वायबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज पिछले कई सालों से जब भी हमने चाय कवर करी है ऑन द चैनल इन सेंस ऑफ न्यूज़ यहाँ पर, तो चाहे वो लेबर कंसर्न्स को लेकर है, इनपुट कॉस्ट एक्सेट्रा है, ये सभी चीज़ों की बात होती ही है। हर बजट में भी ये माना जाता है कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर चाय एज एन इंडस्ट्री के लिए निकल के आएगा। एज ऑफ नाउ जहाँ पर स्थिति है, किस तरह की रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रेजेंटेशंस यहाँ पर सरकार को हैं? I was just about to come to that. From the industry perspective, हम लोगों ने PMO एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री दोनों से गुजारिश की है
कि मिनिमम सस्टेनेबल प्राइस विच इज द नीड ऑफ द आवर इन द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री इज शुड बी कंसिडर्ड। इसमें ये होगा कि एक बेस प्राइस फॉर्म होगी जिसके नीचे चाय नहीं बिक सकती है। इसका सीधा असर स्मॉल ग्रोअर्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आज उनकी चाय के पत्ती के दाम बहुत गिर गए हैं एंड दे कंट्रीब्यूट मोर देन 55% in the domestic production. So they are also making loss. Organized sector is also making loss. So overall, it's not a very happy situation for the industry. तो इधर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की दरकार है जहाँ की एक मिनिमम सस्टेनेबल प्राइस को लागू किया जाए जिसके नीचे चाय नहीं बिक सकती है। उसका ये असर होगा कि लोग विल प्रोड्यूसर विल convert into quality, because anything which is non quality will not be able to sell at higher prices, और उसके कारण उनको आना ही पड़ेगा क्वालिटी सेगमेंट में। सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं है इसमें। ये एक पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करनी है और उनका कोई कमिटमेंट नहीं है जो अदर एमएसपी में होता है। So I think it's a very workable situation and policy needs to be framed in this respect. There's one more issue which relates to import, जो कि हम लोगों ने कई बार कॉमर्स मिनिस्ट्री को हाईलाइट किया है कि import from Nepal and Kenya is increasing rapidly and इसको लोग in the sense उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। Normally we import tea to री-एक्सपोर्ट, और कई एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो कि इसको इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर देते हैं और वो क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट चाय की हो रही है वो एक्सट्रीमली चीपर क्वालिटी की है जो कि डोमेस्टिक मार्केट को फर्दर डिस्टर्ब करती है। Absolutely, I understand that point. Interestingly, जैसे आपने कहा, मैंने अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मिनिमम सेल प्राइस सुना था। मिनिमम सस्टेनेबल प्राइस जैसे आपने कहा वो एक कॉन्सेप्ट है जो शायद चाय एज एन इंडस्ट्री को अपनाने की ज़रूरत है। एक फाइनल सवाल संदीप जी, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हर इंडस्ट्री में एक स्पेशलिटी, एक प्रीमियम मार्केट भी होती है। विद इन चाय क्या हमने उसे ग्रो होता हुआ देखा है? बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे नीचे चाय की कीमत 90 रुपए से लेकर 450 रुपए तक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि केवल 10% फॉल्स अंडर दैट प्रीमियम सेगमेंट। लेकिन वो जो प्रीमियम सेगमेंट है उसका उसका मार्केट बड़ा सैचुरेटेड है और वो एक कॉन्जर मार्केट है, तो वो उसमें डिमांड स्टेबल है लेकिन अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो वहां हम एक तेजी के रुझान देख सकते हैं जो कि लास्ट 2-3 साल में भी आई है। But overall, unfortunately, 75% continues to be non-compliant and poor quality of tea. तो जब तक हम उस सिचुएशन को नहीं संभालेंगे, ओवरऑल टी इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हो सकता। संदीप सिंघानिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन तमाम चाय के मुद्दों पर चर्चा भी करने के लिए। आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का भी समय है। हम लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे मार्केट्स की और कुछ स्टॉक्स फिक्स की। ब्रेक